दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष समीक्षा अधिकारी के अगले लेक्चर सीरीज को लेकर हाजिर हूं। आज हमारा 50वां लेक्चर है और प्री मेंस दोनों के सवालों को दोस्तों हम लोग कवर कर रहे हैं। ठीक है, ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने पिछला लेक्चर भी देखा होगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट श्रृंखला चली है, एक दिन में 15 विषय पर चर्चा। ये अपने आप में बहुत एंटीक रहा है। तो चलिए आज की क्लास में देखते हैं कि कौन कौन से सवाल यहाँ पूछे गए और आपकी तैयारी कितनी बेहतर है। एक बात और बताना चाहूंगा, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से अलग अलग विषय के लिए फाउंडेशन कोर्स लॉन्च किया गया। मैं कहता हूं आप विषय को ना एक बार पढ़िए, इतना बेहतरीन ढंग से पढ़ लीजिए कि आगे आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। सीधे आते अपने हैं क्लास पर और एक एक चीजों को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा और अपना जवाब दीजिएगा। पहला सवाल दोस्तों ये जो दिया है, ये मेंस परीक्षा 2013 में पूछा गया सवाल है। बहुत ध्यान से पढ़िए और अपना जवाब दीजिए कि शक संवत प्रारंभ होता है। शक संवत दोस्तों ये कब से प्रारंभ होता है? 78 ईस्वी से, 58 ईसा पूर्व से, 120 ईस्वी से और 320 ईस्वी से। 120 का तो कोई मतलब ही नहीं यहां पर। 320 ईस्वी की बात करें तो दोस्तों यहां से गुप्त संवत स्टार्ट होता है। क्या स्टार्ट होता है दोस्तों? आपने सुना होगा गुप्त संवत के बारे में, लेकिन गुप्त संवत तुमसे पूछ नहीं रहा है, हमसे शक संवत पूछ रहा है। ठीक है, शक संवत के भी पहले विक्रम संवत स्टार्ट हुआ था, वो ईसा पूर्व में था। ठीक है, और कितने ईसा पूर्व दोस्तों? तो 58 ईसा पूर्व। ठीक है, यहां से ये विक्रम संवत की शुरुआत हुई। किसकी दोस्तों? विक्रम संवत की। ठीक है, विक्रम संवत की शुरुआत हुई। तो ये भी आपका जवाब नहीं, जो सही जवाब है दोस्तों वो है 78 ईस्वी। 78 ईस्वी में दोस्तों कश्मीर का राजा था, कुषाण वंशी राजा था, उसका नाम था कनिष्क। उसने दोस्तों इस शक संवत को स्टार्ट किया था, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो विक्रम संवत कब से शुरू हुआ? सबसे पहले याद रखेंगे 58 ईसा पूर्व। ठीक है, ईसा पूर्व मतलब ईसा मसीह के जन्म के 58 साल पहले यह विक्रम संवत शुरू हुआ था और इसे स्टार्ट किया था विक्रमादित्य ने। किसने स्टार्ट किया था दोस्तों? विक्रमादित्य ने। अच्छा, एक हम लोग पढ़ते हैं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, वो अलग थे। ठीक है, ये विक्रमादित्य के शासनकाल में स्टार्ट हुआ, ये अलग है। इसी तरह से शक संवत की बात करेंगे तो शक संवत दोस्तों क्या हो जाएगा? 78 ईस्वी याद रखेगा। यहां ईसा पूर्व नहीं याद रखना है, यहां ईस्वी याद रखना है। और यह किसका टाइम पीरियड था दोस्तों? यह कनिष्क का काल था। ठीक है, उसी तरह से गुप्त संवत की शुरुआत कब हुई दोस्तों? तो 320 ईस्वी से हुआ है। और गुप्त संवत किसके समय में था? तो यहां चंद्रगुप्त प्रथम का नाम याद रखेगा। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम का नाम याद रखेंगे। ठीक है, एक सवाल और आता है परीक्षा में कि शक संवत राष्ट्रीय पंचांग के रूप में दोस्तों कब अपनाया गया? जो राष्ट्रीय पंचांग हमारे देश में अपनाया गया है वो किस पर आधारित है? वो शक संवत पर आधारित है और यह 22 मार्च को अपनाया गया। 22 मार्च 1957 को। कब? 22 मार्च 1957 को दोस्तों अपनाया गया था, याद रखेंगे। अच्छा, शक संवत और विक्रम संवत में अंतर कितना है? तो देखिए, अगर ईसा पूर्व की बात करें तो यहां पर दोस्तों हम लोग, अच्छा कई किताबों में 58 दिया है और कई किताबों में दोस्तों ये 57 में मिलेगा। ठीक है, 57-58 ईसा पूर्व कहा जाता है। तो आप अगर इसको 57 ईसा पूर्व याद रखिए और नीचे वाले को 78 ईस्वी याद रखिए तो ये डिफरेंस बन जाएगा। इनको जोड़ेंगे तो लगभग 135 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? तो ये दोनों के बीच में जो अंतर है वह 135 वर्ष का अंतर है। कैसे भाई? देखो, ईसा पूर्व मतलब जीरो के पहले चले जाइए, जीरो, ये जीरो शून्य वर्ष था दोस्तों, तो इसके 57 साल पहले आ जाइए। ठीक है, 57 साल पहले, और इधर क्या आ जाइए? 78 साल बाद हो जाइए। ठीक है, 78 साल बाद। तो यहां से दोस्तों जो गैपिंग है यहां तक चेक होता है, तो वो जब चेक करेंगे तो दोनों को जोड़ेंगे तो 135-36 आएगा, याद रखेंगे। तो ये माना जाता है। ठीक है, इतना डिटेल अगर आपने पढ़ रखा है तब तो समझो कि आप अच्छी तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आइए। अगला सवाल मध्यकालीन भारत के इतिहास से संबंधित सवाल है और यह प्री परीक्षा 2013 में पूछा गया। लिख रहा मुगल चित्रकला की आधारशिला रखी। ठीक है, किसने आधारशिला रखा? क्या बाबर ने रखा? नहीं, बाबर ने दोस्तों भारत में पहली बार तोप का प्रयोग किया। भारत में पहली बार तोप का प्रयोग दोस्तों किसने किया है? तोप का प्रयोग। ठीक है, तोप का प्रयोग किसने किया दोस्तों? तो बाबर ने किया है। और बाबर के तोपची का नाम क्या था दोस्तों? बाबर का तोपची कौन था? अली कुली मुस्तफा। कौन? अली कुली याद रखेगा, अली कुली और मुस्तफा याद रखेगा। ठीक है, मुस्तफा। ठीक है, खैर ये अलग बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां याद रखेंगे इसकी आधारशिला रखा था हुमायूं ने। हुमायूं ने क्या रखा दोस्तों? ये चित्रकला की आधारशिला रखा। किसने रखा? आधारशिला रखा। ठीक है, और अगर आप जहांगीर की बात करें तो जहांगीर के काल को
स्वर्ण काल कहा जाता है। चित्रकला का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है दोस्तों? याद रखेंगे जहांगीर के समय को कहा जाता है। ठीक है, तो एक सवाल यहां बनता है। ठीक है, अच्छा यहां पूछ रहा अनुवाद विभाग, ट्रांसलेट विभाग दोस्तों किसने स्थापित कर रखा था? तो 1582 के आसपास में अकबर ने ट्रांसलेट विभाग की स्थापना किया था। अनुवाद विभाग ये हमारे पुस्तकों को दोस्तों अपने फारसी भाषा में अनुवाद करने का काम करता था अकबर द्वारा। ठीक है, ये वही समय दोस्तों जब इबादत खाना भी बना था। क्या बना था? इबादत खाने की स्थापना हुई थी। ठीक है, जहां सभी धर्मों की इबादत की जाती थी। जहांगीर के शासनकाल को क्या कहा जाता है? तो याद रखेंगे चित्रकला का स्वर्ण काल। क्या कहते हैं? चित्रकला का स्वर्ण काल, चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। मुगल चित्रकला का संग्रह ग्रंथ कौन है दोस्तों? किस ग्रंथ में मुगल चित्रकला का संग्रह किया गया है? तो उसका नाम है दस्ताने आमीर हमजा। क्या नाम दोस्तों? दस्ताने आमीर हमजा। सुना भी नहीं होगा शायद बहुत सारे बच्चों ने, लेकिन याद रखेगा ये कहा जाता है। एक सवाल दोस्तों और पूछता है, स्थापत्य कला का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है? स्थापत्य कला का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है? तो स्थापत्य कला में दोस्तों जैसे ताजमहल की स्थापना हुई, लाल किला वगैरह की स्थापना हुई, मोती मस्जिद की स्थापना हुई, तो ये कहा जाता दोस्तों शाहजहां के काल को। किसके काल को? शाहजहां के काल को क्या कहा जाता दोस्तों? स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता। आई बात समझ में? तो ये मध्यकालीन भारत के इतिहास से संबंधित सवाल है, इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। मुझे लग रहा है पेन का कलर मुझे चेंज कर देना चाहिए, अब सही लगेगा। ठीक है, अगला देखिए, प्री परीक्षा 2016 में यह सवाल पूछा गया, और यह सवाल जो है ये मॉडर्न हिस्ट्री में पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पूछ रहा दोस्तों सही सुमेलित, और यहां हाईलाइट करिए नहीं है। जो नहीं है दोस्तों उसके बारे में बताना है। कह रहा यंग बंगाल जो एसोसिएशन था उसकी स्थापना हेनगीर नहीं दोस्तों, हेनरी होगा। यहां पे क्या होगा? हेनरी। ठीक है, हेनरी विवियन डेरोजियो ने किया था, बिल्कुल सही है। बहिष्कृत हितकारी सभा की स्थापना ज्योतिबा फूले ने नहीं किया। किसने किया दोस्तों? भीमराव अंबेडकर जी ने किया। किसने किया है? भीमराव अंबेडकर जी ने किया है। कब किया दोस्तों? 1924 में। थियोसॉफिकल सोसाइटी का स्थापना कर्नल अलकाट ने किया है। यूनाइटेड इंडियन पैसिफिक या पैट्रियाटिक एसोसिएशन का स्थापना सर सैयद अहमद खान ने किया है। ये सब सही दोस्तों, केवल बी वाला जो दिया दोस्तों यही गलत है, यही सुमेलित नहीं है। तो आइए हम सुमेलित करते हैं। यंग बंगाल की स्थापना किसने किया दोस्तों? याद रखेंगे हेनरी विवियन डेरोजियो। किसने किया है? हेनरी विवियन और डेरोजियो। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। एक सवाल और पूछा जाता है कि यंग बंगाल की स्थापना कब किया गया? क्या पूछा जाता है? कब? तो अगर परीक्षा में कब पूछता है तो क्या बताएंगे? 1826 ईस्वी में किया गया। कब दोस्तों? 1826 ईस्वी किससे संबंधित है? राजा राम मोहन राय इस समय थे, उन्होंने सती प्रथा के लिए कानून बनाया था लॉर्ड विलियम बेंटिक के साथ मिलकर। आपको याद है ना? चलिए, लिख रहा है थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने किया है? तो याद रखेंगे कर्नल अलकाट ने किया है। किसने किया है? कर्नल अलकाट। यहां भी दोस्तों यही सवाल आ सकता है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब किया गया? तो अगर कब पूछे तो क्या बताएंगे? 1875 ईस्वी। ये वही साल है दोस्तों जिस साल दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किया। अगर हम ब्रह्म समाज की स्थापना की बात करें तो वो 1828 में बना था। किसने बनाया था? राजा राम मोहन राय जी ने। जबकि आर्य समाज की स्थापना मुंबई में दयानंद सरस्वती जी ने किया था। यह 1875 वही है। कह रहा यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना कब हुआ दोस्तों? तो ये 1888 में हुआ है। कब हुआ है? 1888 ईस्वी में। किसने किया है? सर सैयद अहमद खान ने। किसने किया है? सर सैयद अहमद खान ने किया है, याद रखेंगे। ठीक है, बहिष्कृत हितकारी सभा की स्थापना 1924 में किसने किया है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। किसने किया है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने किया है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से हमें पढ़ना है, एक एक सवाल के बारे में डिटेल में बातचीत करनी है, हमें पता होना चाहिए, तब तो समझिए कि हमारी तैयारी बेहतर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल क्या दिया है? प्री परीक्षा 2016 में पूछा गया सवाल है, भारत के भूगोल से संबंधित सवाल है। कह रहा निम्नलिखित में भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य? तो बच्चा बच्चा जानता है दोस्तों, अगर भारत की आप क्या करेंगे, ऐसे मैप बनाएंगे तो सबसे लंबी तटरेखा जो मिलेगा ये मिलेगा दोस्तों गुजरात राज्य का। ठीक है, तो आंध्रा मत करिएगा, गुजरात जो है ये सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे, बढ़िया सवाल है। इसी तरह से पूछता है कि जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करने वाला राज्य कौन सा है? तो अगर बांग्लादेश पूछेगा ना तब आप पश्चिम बंगाल बताइएगा। ठीक है, क्या पूछेगा? बांग्लादेश के साथ
के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करने वाला राज्य, सबसे लंबी सीमा साझा करने वाला राज्य कौन सा दोस्तों? तब आपका जवाब क्या होगा? तब आपका जवाब होगा पश्चिम बंगाल। ठीक है, यही मुझे लग रहा आपके दिमाग में चल रहा था। अगला सवाल देखिए, कह रहा भारत का सबसे कम तटीय रेखा वाला राज्य, सबसे छोटा तट किसका है दोस्तों? तट की बात करेगा तो बताएगा सबसे छोटा तट जो है वो गोवा का है। भारत की तटीय रेखा की लंबाई कितनी है? कुल लंबाई वो भी किसकी? तटीय रेखा की, तो बताएगा 7516 किलोमीटर। कितना दोस्तों? 7516, यहां कामा मतलब ये नहीं करने की जरूरत है, 7516.6 किलोमीटर, ये सर्वाधिक लंबी सीमा रेखा। मुख्य भूमि के तट रेखा का गठन करने वाला राज्य कौन सा है? एक मिनट, मुख्य भूमि के तट रेखा का गठन करने वाले राज्य, ठीक है, कितने राज्य ऐसे हैं जो करते हैं गठन? तो याद रखिएगा कुल 9 राज्य। मतलब आपसे पूछा जा रहा है समुद्री सीमा को छूने वाला राज्य, समुद्री सीमा को छूने वाला राज्य कितने हैं? तो कुल 9 राज्य ऐसे हैं जो समुद्री सीमा को छूते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दोस्तों विश्व के भूगोल से संबंधित सवाल है और यह प्री परीक्षा 2016 में आपसे पूछा गया। निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की दूसरी सबसे गहरी तथा सबसे लंबी झील है? कौन सी दोस्तों दूसरी सबसे गहरी झील और सबसे लंबी झील दोस्तों पूछ रहा है? तो देखो, अगर आपसे पूछे सर्वाधिक गहरी झील, ठीक है, सर्वाधिक गहरी पूछे, यानी सबसे ज्यादा गहरी पूछेगा तो फर्स्ट नंबर पे कौन सा आएगा दोस्तों? फर्स्ट पे आएगा बैकाल झील। लेकिन यहां साफ साफ लिखा दूसरी, तो दोस्तों आप ध्यान से सोच समझ के बताइएगा, यहां हो जाएगा टंगानिका झील। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? टंगानिका जवाब होगा, क्योंकि आपसे सेकंड पूछ रहा था। क्या पूछ रहा था? सेकंड पूछा गया, तो स्टार लगा के याद रखेगा। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। कुछ सवाल और देखिए, दुनिया की सबसे गहरी झील पूछता तो क्या बताते? तब हम बताते दोस्तों बैकाल झील। बैकाल झील जो है ये दुनिया की क्या है दोस्तों? सबसे गहरी झील है। इससे गहरी झील और दुनिया में कहीं नहीं। लोकेशन कहां है सर इसका? तो इसका लोकेशन है साइबेरिया यानी रूस। समझ गए ना? आगे आयतन की दृष्टि से दोस्तों मीठे पानी की झील की बात की जाए तो आयतन की दृष्टि से तो भी दोस्तों आपका उत्तर क्या होगा? बैकाल झील ही होगा। ठीक है, आयतन की दृष्टि से मीठे पानी की झील कौन सी है? बैकाल झील ही है। करा सतह क्षेत्र के अनुसार या सतह के क्षेत्रफल के अनुसार मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, तो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है दोस्तों सुपीरियर झील। कौन सी है दोस्तों? सुपीरियर झील। ये कहां पर स्थित है? ये यूएसए में स्थित है, अमेरिका में। ठीक है, और विश्व की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय झील पूछे, अंतःस्थलीय झील, तब आप बताएगा दोस्तों कैस्पियन सागर। क्या बताएंगे दोस्तों? कैस्पियन सागर झील, कैस्पियन सागर। इसका नाम सागर इसलिए क्योंकि बहुत बड़ा है। ठीक है, एक चीज और, अगर ये भारत के परिप्रेक्ष्य में पूछ देता कि भारत के परिप्रेक्ष्य में मीठे पानी की झील, ठीक है, मीठे पानी की झील कौन सी है, तब आपका जवाब क्या हो जाता दोस्तों? वूलर झील। कौन सा दोस्तों? वूलर झील। ठीक है, और यही दोस्तों खारे पानी का झील पूछता तब सबसे बड़ा, तब आप बताते दोस्तों उड़ीसा वाला कौन सा है? उड़ीसा वाला झील भूल गया मैं, क्या नाम है? उड़ीसा वाली झील का नाम क्या है? अरे यार, सांबर राजस्थान में, उड़ीसा, चिल्का झील। ठीक है, चिल्का झील। ठीक है, तो याद रखेगा सबसे लंबी झील है ये चिल्का झील, हो जाता उड़ीसा। ठीक है, और वूलर झील कहां दोस्तों? जम्मू कश्मीर। लेकिन कब जवाब होता? अगर भारत पूछता तब होता। आगे बात समझ में? तो ऐसे ऐसे सवालों को हमें ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला सवाल देखते हैं, जनसंख्या नगरीकरण का सवाल है। सवाल ये जो परीक्षा में पूछा गया, मेंस परीक्षा 2014 में पूछा गया, लिख रहा टीके ओमेन ने नगरीय परिवारों का अंतर बताया कि भाई जो परिवार गांव में रहते हैं और जो परिवार शहर में रहते हैं उन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो नगरी के बारे में स्पेशली पूछ रहा है। लिख रहा आय के साधन तथा बदलते हुए मूल्यों के प्रतिमान के आधार पर, सत्ता की संरचना के आधार पर, नगरीय सामाजिक वातावरण तथा सामाजिक परिस्थिति के आधार पर, या इन सब के आधार पर दोस्तों वर्गीकृत किया है। तो याद रखेगा उपर्युक्त सभी के आधार पर टीके ओमेन ने क्या किया है? नगरीय परिवारों में अंतर बताया है। मैं आपको अपने भाषा में अगर समझाऊं कि नगरीय परिवारों की क्या क्या विशेषताएं होती, जो परिवार नगर में रहते हैं उनमें क्या क्या विशेषता होती, तो आप नोट करिएगा। अब जैसे मान लीजिए आप रहते हैं शहर में और पत्नी आपको मिल गई हाई फाई टाइप की, ठीक है, मतलब ज्यादा पढ़ी लिखी, ठीक है, तो अब आपको लगेगा कि हम सभ्य समाज का निर्माण करते हैं। तो सभ्य समाज कहता है कि ज्यादा बच्चे न पैदा करो। ठीक है, अब ज्यादा बच्चे न पैदा करो मतलब कहानी एक पे ही रुक जाती है। ठीक है, तो ये होता है दोस्तों, इसकी वजह से क्या होता है याद रखेगा, जन्म दर में कमी।
जन्म दर में कमी, ये नगरीय परिवार की क्या होती है दोस्तों, विशेषता होती है। लेकिन खूब पढ़े लिखे मिलेंगे, ठीक है, यानी शिक्षित परिवार। परिवार क्या होगा दोस्तों, शिक्षित परिवार होगा। परिवार के एक एक मेंबर में कूट कूट के शिक्षा भरा होगा, ठीक है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। लेकिन एक बात और बता दूं आपको, ये जो परिवार होगा ना, ये केंद्रित परिवार होगा, सेंट्रलाइज होगा। सेंट्रलाइज मतलब क्या होगा, इस परिवार को अपने पड़ोसी से कोई लेना देना नहीं। जरूरत से ज्यादा पढ़े लिखे लोग जब हो जाते हैं तो दूसरे के साथ सुख दुख नहीं बांटना पसंद करते हैं। दूसरों के साथ छोड़िए, अपनों के साथ भी नहीं पसंद करते। क्यों, छोटा परिवार है ना, हम दो हमारे दो उन्हीं से मतलब है, या हम दो हमारे एक उन्हीं से मतलब है। आपको लग रहा है ऐसा सही है क्या, नहीं, हम करें सबका अपने अपने से मतलब होता है। बच्चे का मां बाप से मतलब नहीं होता, मां बाप का बच्चों से मतलब नहीं होता है। एक ये नगरीय परिवार की मतलब, ये चीजें आप अभी वर्तमान में आपको देखने के लिए मिल जाएगी, ठीक है। और ऐसा जो परिवार होगा उसमें महिलाओं की उच्च स्थिति होगी, ठीक है, महिलाओं की उच्च स्थिति पाई जाएगी, ठीक है। और यह स्थिति मतलब इतनी कभी कभी इतनी भयावह हो जाती है कि पूरे परिवार की बागडोर महिला के हाथ में होता है, फिर मुखिया का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता है, ठीक है, मुखिया का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता। तो मैं ये नगरीय परिवार की विशेषताओं में ये चीजें मैं बता रहा हूं। इसके अलावा धार्मिकता एवं आध्यात्मिकता का अभाव भी देखने को मिलता है। धार्मिकता एवं आध्यात्मिकता का अभाव, ठीक है। ऐसा परिवार जो खूब पढ़ा लिखा होता ना, फिर उसको धर्म कर्म से मतलब नहीं होता, क्या मंदिर, क्या पूजा पाठ, क्या हमारा कल्चर कर रहा है, क्या हमारी सोसाइटी है, उसका कोई मतलब नहीं है। वो क्या होता दोस्तों, वो पाश्चात्य संस्कृति की तरफ इतना झुकाव होता है कि उसको इन चीजों से मतलब नहीं होता है। और सबसे बड़ी बात, ठीक है, पारिवारिक व्यवसाय का पतन। पारिवारिक व्यवसाय, अगर आपके घर में कोई व्यवसाय चल रहा था, मान लो किसी घर में बढ़िया इमरती बनती है, तो उसका बच्चा इमरती नहीं बनाएगा, ठीक है, उसको जीवन में कुछ और करना, लेकिन इमरती छोड़कर। तो पारिवारिक व्यवसाय का पतन, ठीक है। लोग अपने धंधे को क्या समझते हैं, छोटा समझते हैं, उसको नहीं करेंगे, कुछ और करेंगे, ठीक है। इसके अलावा परिवार एवं रिश्तों का महत्व, परिवार एवं रिश्तों में महत्व का अभाव। बताओ सही कह रहा हूं कि नहीं, रिश्तों में महत्व का अभाव। कोई एक दूसरे को किसी भी तरह का इंपॉर्टेंस नहीं देता, किसी का किसी से, मैंने कहा ना कि लेना देना नहीं, ठीक है। और जब ये सारी चीजें इतनी विपरीत पाई जाती हैं तो वैवाहिक संबंधों में अस्थिरता भी देखने को मिलती है। क्या मिलती है दोस्तों, वैवाहिक संबंधों में अस्थिरता। बताओ इतने मामला में चल जाएगा काम की, और मैं हेडिंग बताऊं, ठीक है। तो ये चीजें होती, और क्या क्या होता है, अरे बहुत सारी, ऐसे आप सोचते जाएंगे तो बहुत मिलेगा। अनुशासन की कमी, अनुशासन की कमी, परिवार में किसी भी तरह का कोई अनुशासन नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। सब लोग अपने मन के मालिक होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें दोस्तों ये आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये सब दोस्तों नगरीय परिवार की विशेषताएं, नाम है नगरीय का, ठीक, उससे भले तो हम ही लोग हैं, मिडिल क्लास फैमिली अच्छी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे देखिए अगला सवाल भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित सवाल है, और ये मेंस परीक्षा 2014 में पूछा गया कि यदि किसी राज्य में लोकसभा की कुल सीटें 42 हैं, यदि लिख रहा एग्जाम्पल दे रहा, तो उस राज्य में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित स्थान होंगे, वो कितने होंगे दोस्तों। अगर अनुसूचित जाति, वैसे तो ये प्रश्न सही नहीं है, क्योंकि हम अगर अनुसूचित जातियों के, अगर मैं एससी के आरक्षण की बात करूं, अगर मैं एससी के आरक्षण की बात करूं, तो याद रखिएगा आरक्षण हमेशा जनसंख्या के अनुपात से संबंधित होता है, जनसंख्या के अनुपात से संबंधित होता है। अब आप बताइए मैं ऐसे क्या बता दूं, ठीक है। तो अगर उस राज्य में पता चला 80 की जनसंख्या ही नहीं, तो क्या आरक्षण मिलेगा, क्या नहीं। हर राज्य की अलग अलग होती। तो मुझे नहीं पता कि आयोग ने सवाल क्यों पुट अप किया। खैर, इसका जो जवाब है वो जवाब दिया था आयोग ने 7। हालांकि अब मैं अगर आपको बता दूं कि 42 का 1/6, तो 6 7 42, ये निकालने वाला अलग बात है, लेकिन ये कोई सही तरीका नहीं। 1/6 किस बात का, कहां दिया है, किस किताब में दिया 1/6, किस अनुच्छेद के तहत चर्चा होती है। तो एक तरह से दोस्तों मैं कहूंगा कि आयोग ने यह सवाल दोस्तों गलत तरीके से पूछा था, इसका तरीका कुछ गलत था। मुझे नहीं पता कि आयोग के दिमाग में क्या था, वो क्या पूछना चाह रहा था, लेकिन कुल मिला जुला के आयोग ने 7 आंसर माना, तो इसको आप मान लीजिए। बाकी अगर आपके तरफ से कोई क्वेरी तो आप बढ़िया से कमेंट कीजिए, हम लोग उसमें बातचीत करेंगे। वैसे मेरी तरफ से इस प्रश्न को हटा देना चाहिए, इसलिए दोस्तों मैं यहां पर स्टार लगा दे रहा हूं, मेरा इसमें कोई दोष नहीं है। हाँ, मुझसे पूछता अगर आयोग की आप गुप्ता
गुप्ता जी क्या प्रश्न बनाते तो मैं कुछ ऐसा प्रश्न बनाता कि लोकसभा में अनुसूचित जातियों की बात कर दें, मतलब लोकसभा में हम एससी की बात कर दें, या लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों की बात कर दें, एसटी की बात कर लें, इनके आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत दिया गया। मैं ऐसा सामान्य सा सवाल बताता और शायद आपकी तरफ से जवाब भी आता है कि सर अनुच्छेद 330 में बताया गया। कहां पर? अनुच्छेद 330 में एससी और एसटी के संबंध में दोस्तों आरक्षण के बारे में बताया गया है। लोकसभा में अनुसूचित जातियों, लोकसभा में अनुसूचित जातियों यानी एससी और एसटी के लिए आरक्षित सीटें कितनी है, तो यह बढ़िया सवाल है। क्या मैं बताता इसके लिए दोस्तों? ऐसे देखिए एक छोटा सा ग्राफ में यहां बताता, ठीक है, कि भैया एक याद रखना एससी और एसटी, ठीक है, एससी और एसटी। तो एससी की बात कर देंगे शेड्यूल कास्ट की, तो याद रखेगा इसकी सीटें ज्यादा 84, और इसको उल्टा कर दो, 84 को उल्टा करोगे तो 48 हो जाएगा, लेकिन 48 ना करके 47 मान लेना दोस्तों, ये एसटी में है। इसी तरह से याद रखने भूल जाओगे, ये ऊपर वाला 84 याद कर, नीचे को उल्टा करके एक कम कर देना, 47 हो जाएगा। कुल पूछेगा तो क्या हो जाएगा? कुल पूछ दे दोस्तों तो दोनों को जोड़ेंगे तो 131 सीट आ जाएगी। कितना आ जाएगी? जोड़ दीजिएगा, 7 4 11 और 8 4 12 1 13, तो 131 सीट हो जाएगी। ये मैं कुछ ऐसा सवाल पूछता, ठीक है। अगला सवाल दोस्तों भौतिक रसायन विज्ञान से संबंधित सवाल है, और यह प्री परीक्षा 2014 में आपसे पूछा गया कि लाल स्याही दोस्तों किससे बनाई जाती? लाल स्याही फिनाल से बनाई जाती? नहीं। एनिलीन से भी नहीं, कांगो रेड से भी नहीं। लाल स्याही जो होती है दोस्तों ये इयोसिन से बनाई जाती है। ठीक, किससे बनाई जाती है? इयोसिन से बनाई जाती है। ये आपके लिए सही जवाब होगा। और जिस फिनाल का यहां पर नाम दिया दोस्तों, फिनाल वैसे फिनाइल हम लोग बोलते हैं, घर में पोछा वगैरह मारते समय फिनाइल का इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग चाहते हैं कीटनाशक समाप्त हो जाए, ठीक है, कीटनाशकों को समाप्त करने के लिए, किसके लिए दोस्तों? समाप्त करने के लिए क्या करते हैं दोस्तों? फिनाइल का यूज करते हैं। अस्पताल वगैरह में फिनाइल का पोछा लगता है ना, वही फिनाइल है, कुछ अलग नहीं है। फोटोग्राफिक रसायनों तथा पेट्रोलियम शोधन में दोस्तों किसका इस्तेमाल होता है? तो फोटोग्राफिक रसायनों और पेट्रोलियम शोधों में किसका होता है? एनिलीन का प्रयोग किया जाता है। किसका? एनिलीन का प्रयोग किया जाता है, ये आप याद रखेंगे। ऊतक विज्ञान में सूक्ष्म परीक्षण, जो बहुत छोटे परीक्षण होते हैं दोस्तों, उसके लिए किसका उपयोग करते हैं? तो कांगो रेड का इस्तेमाल करते हैं। किसका दोस्तों? कांगो रेड का यूज करते हैं। बाकी इयोसिन का इस्तेमाल लाल स्याही बनाने में किया जाता है, ये आप याद रखेंगे। आपके रसायन विज्ञान से संबंधित सवाल है। आगे बढ़े दोस्तों, अगला सवाल जीव विज्ञान से संबंधित सवाल है, और यह मेंस परीक्षा 2013 में आपसे पूछा गया कि निम्न में से आलू का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? तो आलू का हम लोग तना खाते हैं। क्या खाते हैं? बीज, जड़ और फल नहीं खाते हैं दोस्तों। आलू क्या दोस्तों? आलू एक तना होता है, ठीक है, तो याद रखेंगे। वैसे भूमिगत तने का उदाहरण कौन कौन सा दोस्तों? तो भूमिगत तने में ही हम आलू की बात करते हैं, कुछ लोग नहीं जानते हैं, अगर आप लहसुन की बात करेंगे तो लहसुन भी भूमिगत तने का उदाहरण है। प्याज और हल्दी भी दोस्तों इसी का उदाहरण है, प्याज और हल्दी, ठीक है। ये अलग बात है कि प्याज को हम लोग सल्क के रूप में जानते हो, अलग है। इसी तरह से प्रकंद पूछता है, राइजोम पूछता है कि प्रकंद का उदाहरण कौन दोस्तों? तो आप याद रखिएगा अदरक हो गया, या अरवी हो गया, या फिर बंडा हो गया। बंडा जानते हैं ना, बंडा खाया जाता है। इसी तरह से घनकंद को इंग्लिश में कहते हैं कॉर्म। और घनकंद का उदाहरण कौन सा दोस्तों? तो घनकंद का उदाहरण दोस्तों केसर भी होता है। आपने जमीकंद सुना है कि नहीं? जमीकंद, ठीक है, जमीकंद भी दोस्तों इसी का उदाहरण होता है। बंडा इसमें भी आता है दोस्तों। अच्छा, बंडा तो मैं यहां लिखा, बंडा प्रकंद में नहीं आता दोस्तों, प्रकंद में हल्दी आता है, ठीक है, हल्दी आएगा। लेकिन कुछ तो गड़बड़ मैंने लिख दिया यार, हल्दी मैंने यहां लिख दिया, क्या दिमाग मेरे चल रहा है, गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। यहां प्याज करना, यहां अरबी करना, और यहां हल्दी भी करना, ठीक है। हल्दी सही है ना? एक बार स्टार लगाइए भाई, कुछ अगर कंफ्यूजन होगा तो सही कर लीजिएगा। ये आप दोस्तों याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से हमने किताबें भी लॉन्च किया था। बहुत सारे बच्चों ने किताबें लिया, संतुष्ट भी हुए, और टेस्ट सीरीज भी था, ठीक है। तो आप चाहें तो देख सकते हैं। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं दोस्तों। अगला सवाल ये इकोनॉमिक्स का सवाल है, और प्री परीक्षा 2016 में आपसे पूछा गया। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। कैपिटल गेन टैक्स, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी और कारपोरेट टैक्स, इन सबका संबंध किससे है? तो कारपोरेट टैक्स की बात करें दोस्तों तो यह एक तरह का आय होता है, ठीक है, आय पर लगने वाला नहीं, ठीक है, कर सकते हैं। कैपिटल गेन टैक्स दोस्तों याद रखेगा, जब आप कभी जमीन वगैरह बेचते हैं ना तो कैपिटल गेन टैक्स होता है। जैसे 1 लाख की जमीन आपने 1.5 लाख में बेच दिया, 1 लाख में तो बेचोगे नहीं, तो 50,000 जो एक्स्ट्रा आपने कमाया उसी को क्या कहते हैं? कैपिटल गेन टैक्स कहते हैं। ये संपत्ति विक्रय से संबंधित होता है, ठीक है। तो याद रखेंगे, पहले का 4 हो जाएगा, तो पहले का 4 यहीं आपको उत्तर मिल जा रहा है, ठीक है। बाकी सेंट्रल एक्साइज की बात करेंगे तो फैक्ट्री निर्मित वस्तुओं पर लगता है, और कस्टम ड्यूटी दोस्तों आयात पर लगता है, और कारपोरेट टैक्स आय पर, लेकिन किसकी आय पर? तो याद रखेगा कंपनी की आय पर, कंपनी
कि आय पर क्या लगता है दोस्तों, कारपोरेट टैक्स लगता है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 फिलहाल सही हो जाएगा। कैपिटल गेन टैक्स याद रखेंगे संपत्ति विक्रय पर लगता है, संपत्ति विक्रय पर यह कैपिटल गेन टैक्स लगता है। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, अभी मैंने बता दिया कि फैक्ट्री निर्मित वस्तुओं पर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगता है। फैक्ट्री मतलब मैन्युफैक्चरिंग, सीधे सीधे बात कर लो, फैक्ट्री निर्मित वस्तुओं पर, ठीक है, निर्मित वस्तुओं पर, आइटम्स पर क्या लगता है दोस्तों, ये लगता है कस्टम ड्यूटी दोस्तों, ये आयात पर लगता है। कुछ भी आप अगर इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करना मतलब दूसरे देशों से खरीदते हैं, तब उस पर क्या लगता है, कैपिटल कस्टम ड्यूटी लगता है। और कारपोरेट टैक्स दोस्तों एक तरह से आय पर लगता है, लेकिन किसके आय पर, याद रखिएगा कारपोरेट पर, ठीक है, कारपोरेट के ऊपर लगता है, मतलब सीधे सीधे कंपनियों की आय पर लगने वाला यह एक टैक्स है। इसी तरह से पर्यावरण से संबंधित सवाल देखिए, यह सवाल प्री परीक्षा 2013 में आपसे पूछा गया कि निम्न में से कौन सा एक पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में मदद नहीं करता। जो संतुलन बनाने में मदद नहीं करता, तो मदद नहीं करेगा क्या, अगर आप वनों को काटेंगे तो कहां संतुलन बनेगा। वन रोपण तो बहुत अच्छी बात है, वन रोपण का मतलब है दोस्तों वन रोपण मतलब वन में पौधे लगाना, इसको वन रोपण कहते हैं दोस्तों, ये तो सही है। वर्षा जल प्रबंधन भी सही है, जैव मंडल भंडार भी सही है। वनों को काटना ठीक नहीं, पेड़ पौधे काटोगे तो संतुलन बनेगा क्या, नहीं, तो बच्चा जानता है। कह रहा पारिस्थितिक संतुलन बनाने में मदद करता है, क्या क्या मदद करता है, तो दोस्तों सबसे पहले तो वनारोपण याद रखेगा, वनारोपण, ठीक है, वनारोपण अगर वन में रोपण करते हैं। दूसरा दोस्तों याद रखेगा वर्षा जल प्रबंधन हो गया, वर्षा जल प्रबंधन, पानी को दोस्तों हार्वेस्टर वगैरह के माध्यम से मैनेज करना। जैव मंडल भंडार भी याद रखेगा, ये सब मदद करेगा, जैव मंडल भंडार, ठीक है, ये सब मदद करता है। लेकिन ये वो जो लिखा है वनों को काटना, वो सही नहीं। पारिस्थितिक अध्ययन की आधारभूत इकाई किसे कहा जाता है दोस्तों, तो याद रखेगा कहा जाता है पारिस्थितिक तंत्र को। किसे कहते हैं दोस्तों, पारिस्थितिकी तंत्र को क्या कहते हैं, आधारभूत इकाई कहा जाता है, ठीक है, जिसको टांसले जी ने बताया था, ठीक है, याद रखेंगे। अगला सवाल भी पर्यावरण से संबंधित है। पहले हम लोग कृषि का सवाल करते थे, वो सवाल पूरी तरह से समाप्त हो गया, इसीलिए दोस्तों पर्यावरण के 2 सवाल हम लोग करते हैं, ठीक है। क्या लिखा है, प्री परीक्षा 2013 में पूछा गया सवाल है कि भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम दोस्तों कब पारित हुआ था, तो यह पारित हुआ था 1986 में। कब पारित हुआ था, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम यह 1986 में पारित हुआ था, यह आप ध्यान रखेंगे। प्रत्येक नागरिक पर्यावरण का संरक्षण करेगा, यह प्रावधान दोस्तों कहां किया गया है, तो यह प्रावधान किया गया है मौलिक कर्तव्य में। कहां किया गया दोस्तों, मौलिक कर्तव्य की बात आती है तो मौलिक कर्तव्य भाग 4 क के तहत जोड़ा गया है। किसके तहत, भाग 4 क के तहत, 4 क, ठीक है। भाग 4 का संबंध दोस्तों राज्य के नीति निषेध तत्वों से था, जबकि भाग 4 क इसी के तहत दोस्तों हम बात करते हैं अनुच्छेद 51 क की। किसकी बात करते हैं, 51 क, जिसके बारे में स्वर्ण सिंह कमेटी ने सिफारिश किया था। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इसे जोड़ा गया है, याद रखेंगे, और इसी में दोस्तों प्रावधान किया गया, ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। पूरी बातें बता दिया। राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार तथा देश के वनों और वन्य जीवों की रक्षा का प्रयास किया जाएगा, ये कहां बताया गया दोस्तों, तो ये अलग से आप याद रखेंगे, ये बताया गया अनुच्छेद 48 क में। कहां बताया गया, 48 क, और 48 क का संबंध किससे है दोस्तों, तो याद रखेगा इसका संबंध भाग 4 से है। इसका संबंध राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से है, राज्य के नीति निदेशक तत्व से संबंधित है। एक सवाल दोस्तों और याद रखेगा, राज्य के नीति निदेशक तत्व कहां से लिया गया है, कहां से प्रावधान लिया गया है, तो यह प्रावधान आयरलैंड से लिया गया। कहां से, आयरलैंड। उसी तरह से मौलिक कर्तव्य का प्रावधान कहां से लिया गया है, तो याद रखेंगे सोवियत संघ रूस से लिया गया है। सोवियत संघ रूस, तब दोस्तों रूस को सोवियत संघ कहा जाता था, यूएसएसआर कहा जाता था, क्योंकि वो रूस जो है कई भागों में विभाजित नहीं हुआ था, ठीक है, तो आप इसे याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ये आपके यूपी स्पेशल का सवाल है और प्री परीक्षा 2016 में सवाल पूछा गया। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक फसल क्षेत्र के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है, बताना है। जैसे सरसों की सबसे ज्यादा खेती दोस्तों आगरा में होती है, सही है। आलू फर्रुखाबाद में होता है, सही है। मक्का दोस्तों वाराणसी दिया है, गलत दिया दोस्तों। तिल जो होता है हमीरपुर होता है, भी सही है। अब मुद्दा आता है कि सर मक्का अगर वाराणसी में नहीं होता तो कहां होता है,
मक्का दोस्तों, सर्वाधिक मक्के का उत्पादन यह कानपुर मंडल के अंतर्गत होता है। किसके अंतर्गत है? कानपुर मंडल। उसी तरह से सरसों के लिए दोस्तों आगरा, ये आगरा वैसे ही पॉपुलर है। आलू के लिए दोस्तों फर्रुखाबाद, फर्रुखाबाद में आलू की सर्वाधिक खेती होती है। उसी तरह से तिल की खेती दोस्तों कहां होती है? हमीरपुर में। कुछ नए सवाल नोट करिए यहां से, जैसे लीची उत्पादन के लिए किसे जाना जाता है, तो आप लोग नहीं जानते होंगे तो जान जाइए, सर्वाधिक लीची उत्पादन कहां होता है? सहारनपुर और मेरठ में। ठीक है, सर्वाधिक लीची उत्पादन सहारनपुर और मेरठ में होता है, याद रखेंगे। सर्वाधिक संतरा कहां होता है दोस्तों? तो संतरा भी आपके सहारनपुर में होता है, सबसे ज्यादा। चने का सबसे ज्यादा फसल क्षेत्र ये कहां पर, अगर हम पूछें उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा फसल क्षेत्र किसका है, तो गेहूं चावल तो ही है, उसके अलावा दोस्तों चना भी याद रखेगा। उत्तर प्रदेश में चने की भी सर्वाधिक खेती होती है। ठीक है, पूरे भारत में चने की सबसे ज्यादा खेती कहां होती है? तो यूपी में होती है चने की खेती, याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश की मुख्य खाद्य फसल, खाने वाली फसल कौन सी है दोस्तों? तो मुख्य खाद्य फसल गेहूं है। और व्यावसायिक फसल यानी नगदी फसल, मुख्य नगदी फसल दोस्तों कौन सी है? तो नगदी फसल गन्ना है। कौन सी है दोस्तों? नगदी फसल जो है वो गन्ना है। ये यूपी स्पेशल का सवाल है, तो यह भी आपसे परीक्षा में पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल भी यूपी स्पेशल का है। पहले हम लोग साइंस टेक के सवालों को करते थे, लेकिन अब वो नहीं है, इसलिए दोस्तों यूपी स्पेशल के सवाल ही कर रहे हैं। थोड़ा लाइट ज्यादा है तो मुझे लगता है कि हो सकता है आपको ब्राइटनेस जो ज्यादा नजर आए, थोड़ा देख लीजिए। प्री परीक्षा 2016 में सवाल पूछा गया कि लेदर टेक्नोलॉजी पार्क कहां पर स्थित है। क्या लेदर, बच्चे समझते हैं कि चमड़ा का काम दोस्तों आगरा और कानपुर में होता है। चमड़े का काम दोस्तों, चमड़े का कार्य, चमड़े का सामान दोस्तों ये सर्वाधिक कहां बनता है? तो आगरा और कानपुर में। तो बच्चा सोचता है कि यही होगा लेदर टेक्नोलॉजी पार्क, लेकिन ये गलत है दोस्तों। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क ये न तो आगरा में न तो कानपुर में। कहां पर स्थित है दोस्तों? ये नोएडा में स्थित नहीं है। ये कहां पर स्थित है? ये उन्नाव में स्थित है। कहां है? उन्नाव में स्थित है। बच्चा बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है तो आप समझिएगा। हाँ, आपसे नॉलेज पार्क पूछता कि नॉलेज पार्क कहां है दोस्तों? तो नॉलेज पार्क कहां पे दोस्तों? याद रखेगा ग्रेटर नोएडा। बोलो सही है कि गलत? नॉलेज सबसे ज्यादा नॉलेज के लिए ग्रेट याद रखेगा, ग्रेट नॉलेज। ठीक है, इसी तरह से होजरी पार्क है, तो जो कानपुर आपके ऑप्शन में दिया था वहां दोस्तों होजरी पार्क है दोस्तों, मतलब कपड़े का काम होता है। प्लास्टिक सिटी दोस्तों किसे कहते हैं? तो प्लास्टिक सिटी में देखिए जौनपुर का भी नाम आता है। अब जो जौनपुर में रहेंगे उनको नहीं पता होगा कि जौनपुर को भी कहा जाता है। जौनपुर और कानपुर इन दोनों को दोस्तों प्लास्टिक सिटी के लिए भी जाना जाता है। इलेक्ट्रॉनिक सिटी परीक्षा में पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश में किसे इलेक्ट्रॉनिक सिटी कहते हैं? तो इलेक्ट्रॉनिक सिटी आगरा और नोएडा को कहते हैं। आगरा और नोएडा को इलेक्ट्रॉनिक सिटी कहते हैं। लायन सफारी पार्क दोस्तों कहां पर बना हुआ है? तो आपके इटावा में बना हुआ है। ठीक है, लायन सफारी पार्क। और नाइट सफारी भी याद रखेगा, इटावा में क्या है दोस्तों? एक नाइट सफारी भी बनी हुई, नाइट सफारी, जहां आप रात में दोस्तों सफारी का मजा उठा सकते हैं। इसी तरह से एग्रो पार्क दोस्तों ये कहां पर है? तो एग्रो पार्क के लिए आप बाराबंकी याद रखेगा, बाराबंकी और वाराणसी याद रखेगा। बाराबंकी और वाराणसी आपको याद रखना है एग्रो पार्क के लिए। बाकी वाराणसी में दोस्तों सब्जी अनुसंधान संस्थान है। क्या है दोस्तों? सब्जी अनुसंधान संस्थान। ये कहां पर स्थित है दोस्तों? ये आपके वाराणसी में स्थित है। तो ये समझ में आया आपको अच्छे से ना? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हम विविध वाले चैप्टर से करेंगे, इसे भी देखिए। तो ये प्री परीक्षा 2016 में विविध में सवाल पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस स्थान को सितार और सुरबहार संगीत के लिए इमदाद खानी घराना के लिए जाना जाता है? इमदाद खानी घराना के संस्थापक कौन थे? इमदाद खान जी थे, उन्हीं के नाम पर यह इमदाद खानी घराना पड़ा हुआ दोस्तों। और यह संबंधित है किससे दोस्तों? आगरा लखनऊ से नहीं दोस्तों, यह संबंधित है इटावा से। इटावा में दोस्तों यह इमदाद खानी घराना था, याद रखेंगे। इमदाद खानी घराना के संस्थापक कौन दोस्तों? तो याद रखेगा इनका नाम ही था इमदाद खान। इन्हीं के नाम पर दोस्तों यह इमदाद खानी घराना पड़ा है। और इसके प्रमुख कलाकार परीक्षा में दोस्तों इमदाद खानी घराना के प्रमुख कलाकार पूछता है, तो सबसे पहले आप ये नाम याद रखेगा निशात खान का। किसका दोस्तों? निशात खान का नाम याद रखेंगे, जो परीक्षा में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। एक तो निशात खान, दूसरा सुजात खान, और एक नाम तो ऐसा है दोस्तों जो मैं बताऊंगा तो आपको भरोसा नहीं होगा, बुद्ध। क्या नाम है दोस्तों? बुद्ध दिव्य मुखर्जी। क्या नाम दोस्तों? बुद्ध दिव्य मुखर्जी, याद रखेंगे। रखिएगा इनका संबंध में किससे है? इमदाद खानी घराने से। भारतीय शास्त्रीय संगीत में सबसे पुराना ख्याल घराना दोस्तों किससे माना जाता है? तो वैसे सबसे पुराना जो माना जाता है दोस्तों वह ग्वालियर घराने को माना जाता है। किससे? अब जिन्हें नहीं पता होगा लखनऊ भी कर सकता है, लेकिन आप ध्यान देंगे दोस्तों इसका संबंध किससे है? ग्वालियर घराने से है। इससे भी आप याद रखेंगे, ठीक है।
तो इसी के साथ दोस्तों आज की क्लास समाप्त होती है। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। एक बात और, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से बहुत सारी किताबें लॉन्च की गई हैं। ये इतनी किताबें अभी हैं और धीरे धीरे और भी लॉन्च हो रही हैं, समय समय पर बढ़ती रहती किताबें। तो एक बार आप हमारे वेबसाइट और एप्लीकेशन पर आके एक बार जरूर चेक किया करिए। ये हमारा एक नया हेल्पलाइन नंबर दोस्तों 6350091191, जहां आप हमसे व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सेशन ही समाप्त होता है। मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। नमस्कार।